नमस्कार दोस्तों, मैं शिवान सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब आरटेक स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखे तो एक बार फिर से जाकर देख लीजिए। वहां पे मैंने कुछ सारे अच्छे फैक्ट्स और अच्छे टॉपिक्स डाले हैं। और हाँ, इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैं इस प्रोग्रामिंग की वीडियोज़ में एक और वीडियोज़ आगे डालूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आएगा। तो बेहतर ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। मैंने बहुत अच्छे टॉपिक्स इसमें उठाए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है भैया, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो पहले हमें एक फ्लो चार्ट के जरिए समझते हैं। सपोज दैट हमने किसी भी सिस्टम को कोई इंस्ट्रक्शन दिया, कोई कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, और उस इंस्ट्रक्शन को मैंने एक प्रोग्राम बना के किसी लैंग्वेज में, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दे दिया। उसके बाद क्या होगा, अब कंप्यूटर क्या करेगा, हमारे द्वारा दिए गए कोड को तो उस कंप्यूटर की मशीन या सिस्टम समझेगा नहीं, तो उसको कंपाइल करेगा, उसमें उसको उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको कंपाइल करेगा। तो अब हमारा कोड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? अब हमारा कोड किस बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो भैया बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर क्या करेगा, प्रोसेसर जो हमारा हो, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, वो उस कोड को समझेगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूट करेगा तो वो समझेगा भाई हमारा अगला बंदा, यानी कि हमारा जो एडमिन है, वो कहना क्या चाह रहा है और करवाना क्या चाह रहा है, क्या रिजल्ट प्राप्त करना चाह रहा है। वो समझने के बाद फिर जाके हमें रिजल्ट देगा। तो इतना प्रोसेस होता है प्रोग्रामिंग में। तो अब जाइए प्रोग्रामिंग की थ्योरी को बेसिकली समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग इज ए कोडिंग, modeling, simulating or presenting the solution to a problem by representing fact, data or information using predefined rule and semantics on a computer or any other devices for automation। यानी कि किसी भी काम को स्वचालित ढंग से, मतलब ऑटोमेटिकली करने के लिए जो कोडिंग की जाती है, जो मॉडल बनाया जाता है, जो सिमुलेशन होता है, और जो प्रेजेंटेशन उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बनाई जाती है, वह प्रोग्रामिंग कहलाती है। ध्यान रहे, उसमें डेटा और उसकी जो इंफॉर्मेशन हो वो प्री-डिफाइंड रूल से ही चलती है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग कुछ खास उस प्रोग्रामिंग से अलग होती है। कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, चाहे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, अब इन दोनों को बनाना ही सिस्टम प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग में क्या करती है कि चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, चाहे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, इनको मैनेज और कंट्रोल ऑपरेशन, इनके को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल ऑपरेशन इन पे परफॉर्म करती है। अब धीरे से इसको इस तरह से समझते हैं। A system programming language is a programming language used for system programming, such as languages are designed for written system software, which usually require different development approaches and when compared with application software, example Algol and Pascal। अब ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो क्या करती थी कि सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी, सिस्टम के परफॉर्मेंस, जैसे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे डिस्क ऑपरेटिंग हो गया, तो इन सबको जो बनाती थी ना, इन सबके सॉफ्टवेयर को जो बनाती थी, उसको सिस्टम प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो पहले आती है मशीन लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जो कि हम ना समझ सकें, यानी कि ह्यूमन रीडेबल हो ही नहीं सकती, इंसान उसको समझ ही नहीं सकता, और उसको समझना बहुत कठिन भी होता है, जैसे बाइनरी कोड। अब बाइनरी डिजिट में होती है मशीन लैंग्वेज। अब दूसरा होती है असेंबली लैंग्वेज। अब भाई असेंबली लैंग्वेज भी कुछ हद तक इंसान समझ सकता है, लेकिन सभी इंसान के बस की बात ये नहीं है। अब जैसे IBM की जो प्रोग्रामिंग हो गई, जैसे DOS OS हो गया, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो सभी आप व्यक्ति इसको नहीं समझ पाते, लेकिन अमूमन सब ये समझ जाते हैं। अब आती है तीसरी चीज़, हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज आम बोलचाल की भाषा में इंग्लिश वर्ड इसमें यूज़ हुए होते हैं असेंबली लैंग्वेजेस से ज़्यादा, और इसमें हम आसानी से अपने प्रोग्राम्स रन करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे जावा हो गई, सी हो गई, C++ हो गया, पाइथन हो गया, SQL हो गई। तो ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये उसको क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं। और हालांकि और सारी लैंग्वेज आती हैं, तो अगले वीडियो में आगे बढ़ते मैं उन सब चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमने मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में तो ढंग से पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं हम सिस्टम लैंग्वेजेस। अब ऐसी लैंग्वेज जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें सिस्टम लैंग्वेज कहा जाता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अब जैसे कि हमने कोई वेबसाइट बनाई या कुछ बनाया, उसमें कुछ स्क्रिप्ट लिखना हुआ, तो अब उसमें हमें कुछ स्क्रिप्टिंग करना हुआ, तो ऐसी लैंग्वेज को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गई, HTML भी हो गई, ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ही आती है कुछ हद तक। अब बात आती है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेजेस जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। अब जैसे डेटाबेस हम कोई किसी को बना रहे हैं, तो उसके लिए हम SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो ऐसी लैंग्वेजेस को डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस कहते हैं।
अब आती है विजुअल लैंग्वेज। विजुअल लैंग्वेज एक ऐसा विजुअलाइजेशन होता है, एक ऐसा कोड होता है जो कि ह्यूमन रीडेबल बिल्कुल नहीं होता है, बस उसको विजुअलाइज किया जाता है और उसे हमारा सिस्टम समझ जाता है। अब एक आता है एसोटेरिक लैंग्वेजेस। एसोटेरिक लैंग्वेजेस जो बहुत ही एफिशिएंट होती हैं, ये अलग से कोई टास्क परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए बनाई जाती हैं। तो बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू लेवल। लेवल के हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं? पहली होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इनमें लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में मैंने पिछले बात किया था थोड़ा बहुत, लेकिन अब इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा जिसमें असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और सारी चीज़ें रहेंगी। उसमें लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज एकदम ब्रीफली पढ़ाऊंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। तो अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? पहले होते हैं रीडेबिलिटी एंड रिकॉग्नाइजेबल। अब भाई रीडेबिलिटी और रिकॉग्नाइजेबल तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि अब कोई हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी परफॉर्म किए यहाँ पे, ठीक है, तो उसको क्या होना चाहिए? रीडेबल होना चाहिए। अब उसको बंदा पढ़ के समझ सके, ठीक है, कोई प्रोग्रामर उसको पढ़ के समझ सके। अगर वो हमारे लिए रीडेबल ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? अब दूसरा था रिकॉग्नाइजेबल, समझ वही सेम चीज़ समझना। अब दूसरा था एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा पहलू होता है किसी भी प्रोग्रामिंग में। अगर एब्स्ट्रैक्शन ना हो तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी नहीं मानी जाती है। तो एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम एक और मतलब इन सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं आपको, इनके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हम आपको देते हुए आगे बढ़ेंगे। एक आता है पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होता है भैया? पोर्टेबल मतलब जैसे कि हमने किसी भी एक सिस्टम पर कोई सॉफ्टवेयर लिखा, कोई प्रोग्राम बनाया, अब उसको हम किसी दूसरे प्रोग्राम पर किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके ले जाकर रन करें या एग्जीक्यूट करें, ये होता है पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी पहले असेंबली लैंग्वेजेस में नहीं होती थी। उसमें हम जिस सिस्टम पे जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए उसको केवल उसी सिस्टम पे चलना होता, दूसरे सिस्टम पर नहीं चलता था। और यही पोर्टेबल एक ऐसी क्वालिटी थी प्रोग्रामिंग की कि जो कि सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आई थी। तो अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी एक बहुत बड़ा पहलू होता है प्रोग्रामिंग के लिहाज से। इफ़िशियंसी में कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे बी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस फेल हो जा रही थी। तो इफ़िशियंसी के बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि इफ़िशियंसी से ही सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। और एक चीज़ कि जैसे भी अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत हाई होनी चाहिए, इसे मशीन कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इफ़िशियंसी मतलब जैसे कोई कोड हमने लिखा है उसे मशीन कोड में आसानी से कन्वर्ट किया जा सके और एग्जीक्यूट किया जाता है। साथ साथ इफ़िशियंसी क्या करती है कि मेमोरी की खपत कम करती है, ये मेमोरी में कम स्पेस लेती है। दूसरा आता है वेल स्ट्रक्चर्ड। अब भाई कोई भी प्रोग्रामिंग हो जाए उसका डॉक्यूमेंट सेशन अलग, हेडर सेशन अलग, हर एक सेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा सके, ठीक है, तो ये होता है वेल स्ट्रक्चर। अगर वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज रहेगी तो सबसे बढ़िया मानी जाएगी। अब एक हमने DDT लिखा है, तो DDT का मतलब होता है डेवलपमेंट, डिबगिंग और टेस्टिंग। मैंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ज़रूरत के सभी नेसेसरी टूल, चाहे वो डेवलपिंग के हों, चाहे डिबगिंग के हो, चाहे वो टेस्टिंग को हो, या फिर प्रोग्राम के मेंटेनेंस के लिए हो, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही प्रदान किया जाना चाहिए। अब बात है IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है जहाँ पे हम वो प्रोग्राम लिखें और जहाँ पे वो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करें या रन कर सकें। तो ये IDE के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिंगल एनवायरनमेंट, जिसे कि इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट कहा जाता है, उसको प्रदान करना चाहिए। कंसिस्टेंसी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही कंसिस्टेंस होनी चाहिए, जैसे टर्म ऑफ सेंटेंस और सिमेंटिक, इसके जो सेंटेक्स हैं वो भी सही ढंग से लिखने चाहिए, के सेंसिटिव होने चाहिए, सिमेंटिक भी होने चाहिए, ठीक है। तो अब अगली स्लाइड में हम अगले वीडियो में जल्दी ही बात करने वाले हैं, आपसे मिलने वाले हैं। तो इसके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी, एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड गूगल क्लासरूम। यहाँ पे मैंने आपको गूगल क्लासरूम कोड दे दिया है, ये देखिए। और किसी भी क्वेरी अगर आपको ईमेल के जरिए देना हो तो ये मेरा ईमेल ID है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।